जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत माता की जय। आज वक्त हो चला है कुछ लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ जानने का। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। बिहार और यूपी के लिए आज रवाना हो गई 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। यहाँ देखें पूरा शेड्यूल। श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए इंडियन रेलवे लगातार ट्रेनें चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार को भी दादरी और दनकौर से विशेष श्रमिक ट्रेनें रवाना होने वाली हैं। आइए देखते हैं। लॉकडाउन के कारण दिल्ली एनसीआर में बड़ी तादाद में व्यावसायिक गतिविधियां ठप हैं। ऐसे में हजारों की तादाद में श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। रोजी रोटी छिनने के बाद लोग लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं। साधन न मिलने पर श्रमिक पैदल ही अपने गांव की ओर जा रहे हैं। श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए इंडियन रेलवे लगातार ट्रेनें चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार को भी दादरी और दनकौर से 6 विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रवाना होने वाली हैं। इनमें 2 ट्रेनें बिहार के लिए जाएंगी तो 3 गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश के लिए निकलेंगी। इसके अलावा एक ट्रेन को रिजर्व भी रखा जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर उससे श्रमिकों के उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। तो यही कुछ डिटेल हैं और आप ये डिटेल देख पा रहे होंगे। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपने वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही जम्मू कश्मीर बालाकोट में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी। सेना ने माकूल जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आगे देखते हैं। पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार देर रात मेडर के बालाकोट में नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी की। इस दौरान सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। सेना के जवानों ने भी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली यह गोलाबारी करीब 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 8:20 पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से बालाकोट सेक्टर में सेना की पोस्ट क्यों के साथ ही रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागने शुरू कर दिए। सेना ने सतर्क जवानों ने भी उसी क्रम में गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। देखते हैं अगली बड़ी खबर। अब अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है ग्राहकों के लिए खुशखबरी। अपना बिजली बिल ऑनलाइन खुद बनाकर जमा करें, ये है लिंक। तो आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। कोरोना लॉकडाउन के बीच बिजली उपभोक्ताओं घर बैठे स्वयं बिजली बिल बनाकर जमा कर सकता है। मध्यांचल निगम के एमडी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि 9 किलोवाट तक बिजली कनेक्शन के बिल बनाने व ऑनलाइन बिल जमा करने के लिए www.upenergy.in पर आप अपनी लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के कारण मीटर रीडरों को घर घर जाकर मीटर रीडिंग लेने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए शहरी उपभोक्ता वेबसाइट में बिल जनरेशन अर्बन के विकल्प का उपयोग कर अपना बिजली कनेक्शन पिछले महीने की रीडिंग, वर्तमान रीडिंग व अन्य सूचनाएं भरकर वर्तमान बिल जनरेट कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सेल्फ बिल जनरेशन विकल्प का उपयोग करना होगा। यदि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वह बिलिंग काउंटर पर जाकर ऑनलाइन बिल जमा करने के साथ साथ बिल जनरेट की प्रक्रिया सीखने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली खबर। तो अगली बड़ी खबर यह निकल के आ रही है गरीबों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सरकार की इस स्कीम से 1 करोड़ गरीबों को पहुंचेगा लाभ, पीएम मोदी ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, हमारे मोदी जी ने एक नई स्कीम निकाली है। संकट के बीच भी केंद्र सरकार की अपनी परियोजनाओं के जरिए गरीबों की मदद कर रही है। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना के जरिए अब तक 1 करोड़ गरीबों को लाभ मिला है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर दी है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीबों को बेहतर इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस स्कीम के तहत गरीबों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी जाती है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है, यह हर भारतीय को जानकर गर्व होगा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। 2 साल से भी कम समय में इस पहल का इतने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर यही निकल के आ रही है यूपीएससी प्रीलिम्स डेट 2020 आज जारी हो सकती है। यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स की नई परीक्षा तिथि। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की नई तिथि आज जारी हो सकती है। संघ लोक सेवा आयोग आज नए शेड्यूल को लेकर समीक्षा बैठक करेगा। बैठक में इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा किस तरह आयोजित की जाए। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अलावा यूपीएससी इंटरव्यू एवं अन्य कई परीक्षाओं की तिथि व आदि सूचनाओं की जारी करने पर भी बातचीत हो सकती है। पहले यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 31 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के प्रतिबंधों को देखते हुए 4 मई को इसे स्थगित करने की घोषणा
कर दी गई थी। आयोग ने कहा था कि 20 मई को स्थिति की फिर से समीक्षा की जाएगी और फ्रेश डेट्स यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जल्द ही जारी कर दी जाएगी। यूपीएससी ने यह भी कहा कि जब भी परीक्षा की अगली तिथि पर निर्णय किया जाएगा तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवारों को कम से कम 30 दिन पहले सूचित कर दिया जाए। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। शराब और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, शराब और बियर की बिक्री में भारी गिरावट, दुकानदारों ने की लाइसेंस फीस माफ़ करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आगे की जानकारी पढ़ते हैं। प्रदेश में शराब की बिक्री में अप्रत्याशित रूप से बड़ी गिरावट आई है। इससे आबकारी विभाग सख्ते में है। वहीं दुकानदारों के भी होश उड़े हुए हैं कि यही स्थिति रही तो दुकान चलाने के लिए घर से पैसे लगाने पड़ेंगे। दरअसल लॉकडाउन के 41 दिनों के बाद 4 मई को जब प्रदेश में शराब की दुकानें खुली तो दुकानों पर भीड़ देखकर लगा कि 41 दिनों की रिकवरी एक सप्ताह के अंदर हो जाएगी, लेकिन 5 मई से ही शराब की बिक्री में गिरावट दर्ज की जाने लगी। दुकानदारों ने अपनी बात विभाग को पहुंचाई। विभाग ने शराब कारोबारियों के साथ बैठक की भी, लेकिन नतीजा फिलहाल सिफर ही है। अब देखते हैं आगे क्या फैसला निकल के आता है। जो भी फैसला निकलेगा आपको हम ARDS न्यूज़ के माध्यम से बता देंगे। तो देखते हैं अगली बड़ी खबर। नोएडा में अभी भी बिना पास एंट्री नहीं, डीएम ने किए जारी दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, एक नया नियम निकल के आ रहा है। कोरोना वायरस के कारण देश में लगे लॉकडाउन का चौथा फेज चल रहा है। सरकारों की ओर से लॉकडाउन 4 में कुछ छूट दी गई, जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। बुधवार को गौतम बुद्ध नगर के डीएम की ओर से जिले के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है। साथ ही पार्क के लिए भी नई टाइमिंग जारी की गई है। अगली बड़ी खबर, बसों को लेकर योगी सरकार पर भड़की कांग्रेस, कहा पैरों में छाले लेकर चल रहे हैं मजदूर, अभी वक्त है, हमारी बसें 4 बजे तक वहां पहुंचनी चाहिए। तो पूरी खबर जानते हैं, आइए देखते हैं क्या है। कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार श्रमिकों को उनके गंतव्य तक भेजने के लिए उसकी ओर से मुहैया कराई जा रही बसों को लेकर घटिया राजनीति कर रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यही भी कहा कि ये बसें बुधवार शाम 5 बजे तक राजस्थान से लगी उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी रहेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार को इन्हें जाने की अनुमति देगी। खबर देखते हैं। इटावा में ट्रक और पिकअप की टक्कर में 6 किसानों की मौत, बेचने जा रहे थे सब्जी, सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। ये दोस्तों इसके आगे की जानकारी आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में नेशनल हाईवे पर मंगलवार देर रात ट्रक और पिकअप ट्रक की चपेट में आने से 6 किसानों की मौत हो गई। वहीं एक किसान घायल हो गया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक घटना के संबंध में इटावा के सिटी एसपी आर सिंह ने कहा कि किसान कटहल बेचने के लिए जा रहे थे। वहीं घायल को सैफई में भर्ती कराया गया, सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 किसानों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है। काफ़ी अच्छा काम किया हमारे यूपी के सीएम। तो आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। कोविड-19 मरीजों का कुल आंकड़ा 1,06,750 पहुँचा। जी हाँ दोस्तों, ये बीमारी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। दिन पे दिन ये दुगने तिगने मामले होते जा रहे हैं। जाने कब होगा इस बीमारी से पीछा छूटेगा। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1.06 लाख के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3,303 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए और 140 की जान गई है। पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि 42,298 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब रहे। रिकवरी रेट सुधरकर 39.62% तक। तो अगली बड़ी खबर देखते हैं। लद्दाख में टकराव ले सकता है गंभीर मोड़, चीन की चालबाजी पर डोभाल की भी करीबी नज़र। देखिए दोस्तों, एक तो चीन पीछे पड़ा था, अब ये डोभाल भी पीछे पड़ गया है। चलिए आइए जानते हैं इसकी आगे की बहुत बड़ी खबर। लेकिन ये है, भारत आराम से निपट लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोदी जी अपने बहुत चालाक हैं। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए टकराव को भले ही स्थानीय स्तर पर सुलझा लिया गया, लेकिन मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ है।
चीन ने सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती कर दी है। बड़ी तादाद में मोटर बोट भी तैनात किए हैं। सूत्रों ने हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि हालत पर भारत के शीर्ष नेतृत्व की करीबी नज़र है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और हर एक गतिविधि। देखते हैं अगली बड़ी खबर। और बड़ी खबर निकल के आ रही है, साइक्लोन अम्फान लाइव ट्रैकिंग। प्रचंड हो रहा है अम्फान, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही संकट का समय है। अभी हमारा देश एक बीमारी से ही जूझ रहा था, अब ये दूसरी और आफत आ गई। देखते हैं क्या है इसके बारे में। सुपर साइक्लोन अम्फान के आज पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की संभावना है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने और भारी बारिश का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस दौरान बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश होगी और समुद्र में 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में काफ़ी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि इसकी गति अभी और बढ़ेगी। साइक्लोन अम्फान आज दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश की हादिया में टकरा सकता है।